हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका द बिंज वॉचर सिद्धांत। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज का एपिसोड 3 और 4 को। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है और इसके 2 एपिसोड को मैं इससे पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर वाले लिंक या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप उसे चेक कर सकते हैं। वैसे ये जरूरी नहीं कि आप पहले उस वीडियो को ही देखें, क्योंकि हर वीडियो की स्टोरी अलग अलग है और आपस में कहीं भी लिंक नहीं है। बाकी के एपिसोड भी जल्द से जल्द मैं अपलोड करने वाला हूँ, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तीसरे एपिसोड का नाम है द ऑटोप्सी और इसे डायरेक्ट किया है डेविड प्रायर ने। कहानी की शुरुआत में कुछ वर्कर्स लिफ्ट से माइन के अंदर जा रहे होते हैं। तभी एक इंसान उनके लिफ्ट के ऊपर कूदकर माइन के अंदर चला जाता है और कोई गोल सा ऑब्जेक्ट फेंक देता है, जिसकी वजह से माइन में ब्लास्ट हो जाता है और माइन में मौजूद 9 वर्कर्स और उस इंसान की मौत हो जाती है। अब इस हादसे की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए शेरिफ नेट और उनके दोस्त मेडिकल एग्जामिनर कार्ल मिलते हैं। अब यहाँ हमको अब सारे हादसों की एक बैक स्टोरी पता चलती है, जो कि 2 महीने पहले शुरू हुई थी। 2 महीने पहले एक मिल वर्कर गायब हुआ था, जिसके बाद एक एक करके 6 लोग 1 महीने में गायब हुए थे। अचानक से लोग कहाँ गायब हो रहे थे, इसका नेट और उसकी टीम को कोई भी सुराग नहीं मिलता। तभी एक दिन उन्हें एक लाश मिलती है। अब जैसे कि लोग जानवरों का मीट खाने के लिए उसको स्टोर करके फ्रिज में रख देते हैं, वो लाश बिल्कुल वैसी थी, एकदम सफेद। खून का एक भी कतरा नहीं था बॉडी पर और कई सारे सटीक कट लगे हुए थे, जो कि किसी जानवर का काम नहीं हो सकता और ये काफी अजीब होता है। नेट को लगता है ये जिस किसी का भी काम है वो वापस आएगा, इसलिए नेट 2 टीम मेंबर्स को तैनात कर देता है। पर शाम होते होते नेट को उनकी कोई भी खबर नहीं मिलती। अब नेट वहां पर जाकर देखता है तो वो लोग भी गायब हो गए थे। अब उनमें से मिली हुई एक लाश एक मिल वर्कर की थी, जो कि आखिरी बार एक बार के अंदर देखा गया था, जहां पर इस इंसान को इसका दोस्त एडी साइक्स मिलता है। लेकिन पूछने पर वो अपना नाम जोए एलन बताता है। अब जो उस मिल वर्कर को अपनी बातों से हिप्नोटाइज करके यानी कि अपने दोस्त को अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद हमें उसकी लाश मिलती है। बात करें एडी साइक्स के बारे में, जो कि 9 महीने पहले ही मीटियोर शावर को देखने गया था और फिर अचानक ही गायब हो गया। इन्वेस्टिगेशन के अंदर पता चलता है कि एडी साइक्स बाद में जो एलन नाम से एक माइन में काम करने लगा था। अब नेट को जो के घर के अंदर से एक गोल ऑब्जेक्ट मिलता है, जो कि हमको एपिसोड की शुरुआत में दिखाया गया था, और ये कुछ और नहीं जो को जंगल के अंदर एक मीटियोर शावर के दौरान मिला था। और तभी नेट जो को ढूंढता हुआ माइन के अंदर गया था। पर जैसा हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा था, असल में जो ने नेट की कार में से उस अजीब से गोल ऑब्जेक्ट को उठाया था और माइन में जाकर ब्लास्ट कर दिया था। अब नेट को ये लग रहा था कि वो ऑब्जेक्ट जरूर कुछ खास है, इसलिए जो भागने की जगह उसे लेने के लिए वहां तक आया। शेरिफ नेट कार्ल को अब माइन में काम करने वाले वर्कर्स की ऑटोप्सी के लिए बॉडी दिखाने के लिए जाता है। यानी कि शुरुआत वाले ब्लास्ट के बाद नेट कार्ल को बैक स्टोरी बता रहा था और अब एपिसोड फिर से प्रेजेंट टाइम पर आ जाता है। कार्ल अब नेट को अपने स्टमक कैंसर के बारे में बताता है। अब पहले वर्कर के ऑटोप्सी के अंदर कार्ल को ब्लास्ट के कोई भी निशान नहीं मिलते और उसकी मौत असल में दम घुटने से हुई थी। तभी कार्ल को एक आवाज सुनाई देती है, जो कि उसे भाग जाने को बोल रही थी, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करके दूसरे वर्कर की ऑटोप्सी करने लगता है। इस वर्कर की बॉडी बिल्कुल सफेद पड़ चुकी थी, इसके अंदर बिल्कुल भी खून नहीं था और ऐसा ही हमें तीसरे वर्कर की बॉडी में भी दिखता है। कार्ल को ये लगता है कि उनका खून जरूर जो एलन ने पिया है, इसलिए कार्ल जो एलन की ऑटोप्सी करना चाहता है। तभी अचानक से जो जिंदा हो जाता है और कार्ल से अपनी भूख मिटाने के लिए मीट मांगने लगता है। और दोस्तों, यहाँ पर खुलते हैं इस कहानी के असली राज और हमको सारी कहानी समझ में आने लगती है। दरअसल जो एलन के अंदर एक एलियन था, जिसने उसकी बॉडी को अपना होस्ट बना रखा था, यानी कि एडी की बॉडी को, जो कि खुद को जो एलन कह रहा था। एलियंस को यहाँ पर दिखाया गया है कि उन्हें ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत नहीं होती, इसलिए वो ब्लास्ट से भी सरवाइव कर गया था। वो गोलो ऑब्जेक्ट असल में उस एलियन की स्पेसशिप थी,
और उसने उसे इसलिए ब्लास्ट किया था ताकि किसी को भी उसके बारे में पता ना चल पाए। अब ये जो एलियन होता है वो कार्ल के स्टमक कैंसर को सूंघ लेता है और वो कार्ल को उससे आजाद कराने के बदले में उसकी बॉडी मांगता है, यानी कि कैंसर को खत्म करने के लिए। अब वो जो कि मुंह से निकलकर कार्ल पर अटैक कर देता है और ऑटोप्सी टेबल से बांध देता है। एलियन कार्ल की बॉडी इसलिए चाहता था क्योंकि कार्ल एक ऑटोप्सी करने वाला मेडिकल एग्जामिनर था और एक पैथोलॉजिस्ट भी, जिससे उसे खाने का इंतजाम करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। जब एलियन छोटा था तब वो जो की बॉडी के अंदर या कहें एडी की बॉडी के अंदर मुंह से एंटर हुआ था, लेकिन अभी वो बड़ा हो गया था, इसलिए उसे बॉडी को काट के खुद को अब कार्ल के अंदर ट्रांसफर करना पड़ता है। एलियन कार्ल को ये बताता है कि वो लोग हजारों साल से धरती पर रह रहे हैं और सिविलाइजेशन को तबाह करने में अंदर से लगे हुए हैं, और हमें यहाँ उस एलियन की हैवानियत भरी सोच के बारे में पता चलता है कि कैसे उसे लोगों को तड़पाने में मजा आता है और वो अपने शिकार के ब्रेन को जिंदा रखकर उसका मांस खाता है, यानी कि अंदर से इंसान को पता होता है कि उसके साथ में आखिर क्या हो रहा है। उसका ये कहना था कि सुबह होने पर वो सबसे पहले कार्ल के दोस्त नेट का शिकार करने वाला था। जो एलन, जिसकी बॉडी के अंदर फिलहाल एलियन था, वो अभी तक जिंदा था। अंदर से उसे हर चीज और हर दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन वो लाचार था और कुछ भी नहीं कर सकता था। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी कि ये जो एलियन है ना, यहाँ वो टच के अलावा अपने खुद के दूसरे सेंसेस यूज नहीं कर पाता, यानी कि उसके पास ये सब होता ही नहीं है, इसलिए जो की बॉडी से बाहर निकलते ही वो अंधा और बहरा हो जाता है। इसी बात का फायदा उठाते हुए कार्ल चाकू से अपनी आंखें और कान को फोड़ देता है और काट लेता है, ताकि एलियन को उसकी बॉडी में एंटर करने के बाद कुछ भी दिखाई और सुनाई ना दे और वो ज्यादा कुछ ना कर पाए। कार्ल खुद को एक कट भी लगा देता है ताकि एलियन के एंटर करने के बाद कुछ टाइम बाद ही वो मारा जाएगा और एलियन किसी और को भी नहीं देख पाएगा, जिसकी वजह से वो उसकी ही बॉडी के अंदर खत्म हो जाएगा। ये सारी बातें जो कार्ल और एलियन के बीच हुई थी वो टेप के ऊपर रिकॉर्ड हो रही थी ताकि सुबह नेट को आते ही सब कुछ पता चल जाए। लेकिन वो कैसे, क्योंकि जब कार्ल बचेगा ही नहीं तो उसे पता कैसे चलेगा। अब सुबह नेट को कार्ल की बॉडी मिलती है जिसके ऊपर सीने पर लिखा था प्ले टेप एंड बर्न मी। इसी के साथ उस एलियन का भी खात्मा हो जाता है और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, ये वाली जो कहानी है ना वो काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर ये जो एलियन का टेक लिया गया है वो काफी अलग था और साथ ही साथ ये चीज काफी डरावनी लग रही थी, यानी कि रियल लाइफ में भी किसी के भी अंदर ये एलियन हो सकता है। अब हम आ जाते हैं सीरीज के एपिसोड 4 पर, जिसका नाम है द आउटसाइड, जिसको डायरेक्ट किया है एना लिली एमरपोर ने। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हमको बैंक के अंदर काम करने वाली एक लेडी स्टेसी से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो कि अपने घर के अंदर बैठकर टीवी देख रही थी। तभी उसे अपने बेसमेंट में से एक आवाज सुनाई देती है, पर देखने जाने पर उसे वहां कोई नहीं मिलता। तब वो अपने हस्बैंड कीथ को फोन लगाती है, लेकिन कीथ ये बताता है कि पुराना घर होने के कारण उसमें से आवाज आती रहती है। वो स्टेसी को जाकर सो जाने को कहता है। अब अगले दिन हम स्टेसी को अपने को वर्कर्स के साथ देखते हैं, जहां वो अच्छे से घुल मिल नहीं पा रही थी क्योंकि वो खुद को फिट नहीं मानती थी और काफी ज्यादा अपने को बदसूरत महसूस करती थी, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा लेफ्ट आउट फील करती थी। अब स्टेसी की अनअट्रैक्टिव पर्सनैलिटी की वजह से उसकी कोवर्कर्स हमेशा उसे इग्नोर करती रहती थी। अब शाम को स्टेसी की एक कोवर्कर जीना की क्रिसमस पार्टी का इनविटेशन देती है, जिससे वो काफी खुश हो जाती है। अब जीना को गिफ्ट देने के लिए स्टेसी अलग ही तरह का गिफ्ट बनाती है, जो कि एक बर्ड टैक्सीडर्मी थी। टैक्सीडर्मी बेसिकली एक मेथड होता है, इसके अंदर डेड एनिमल्स या फिर किसी भी चीज के उसके अंदर के ऑर्गन्स को निकाल लिया जाता है और उसकी जगह एक स्पेशल फ्लूइड भरकर ऐसे तैयार किया जाता है कि वो हमको जिंदा लगे। स्टेसी जीना की पार्टी में जाने के लिए काफी एक्साइटेड थी। उसकी बातों से हमें पता चलता है कि वो जीना की स्किन और पर्सनैलिटी से काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो रखी थी। अब अगले दिन क्रिसमस पार्टी में भी सब लोग अपने गपशप में लगे रहते हैं और स्टेसी को हमेशा की तरह इग्नोर करते हैं। जीना पार्टी के अंदर आए हुए सभी गेस्ट को गिफ्ट में एक काफी महंगा लोशन एलो ग्लो देती है। जीना और इसके दोस्त को स्टेसी का गिफ्ट काफी अलग और अजीब लगता है। पार्टी के अंदर सभी लोग लोशन यूज करने लगते हैं।
लेकिन स्टेसी की स्किन उससे रेड होने लगती है, जो कि शायद एलर्जी की वजह से हुआ होगा, क्योंकि उस लोशन के अंदर केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। इसलिए स्टेसी पार्टी से बाहर आ जाती है। स्टेसी को ऐसा लगता है कि जैसे कि उसके अंदर ही कोई कमी हो, और इसलिए उसे दुनिया का सबसे अच्छा लोशन भी एलर्जी दे रहा है। रात में टीवी देखते टाइम स्टेसी को एलो ग्लो लोशन की एडवर्टाइजमेंट दिखती है, जहां पर एड का कैरेक्टर स्टेसी से बात करता है और उसे उसकी इनसिक्योरिटीज याद दिलाकर मैनिपुलेट करके एलर्जी होने के बावजूद भी एलो ग्लो यूज करने को बोलता है, जो कि शायद से स्टेसी का ही माइंड हो सकता है। और इसलिए सुंदर और कॉन्फिडेंट दिखने के लिए स्टेसी बहुत सारे लोशंस को ऑर्डर कर देती है। अगले दिन स्टेसी की स्किन और ज्यादा रेड हो जाती है। उसका हस्बैंड उसको लोशन यूज करने से मना कर देता है, लेकिन वो उसे बताती है कि रेडनेस का मतलब है कि लोशन काम कर रहा है। उसका हस्बैंड उससे बहुत प्यार करता था, इसलिए वो स्टेसी को समझाता है कि उसके अंदर कोई भी कमी नहीं है और ये सब लोशन बेचने वालों की एक मार्केटिंग गिमिक है। पर स्टेसी उससे नाराज हो जाती है और उससे उसको सपोर्ट करने को बोलती है और फिर से उस लोशन को लगा लेती है, जिससे उसकी स्किन और भी ज्यादा बदतर हो जाती है। उसका हस्बैंड कीथ उसको स्किन को खुजलाने से भी मना करता है, लेकिन वो नहीं मानती। अब रात में लोशन की एड वाला इंसान उसे लोशन पर और खुद पर यकीन करने को कहता है। वो उसे यकीन दिलाता है कि उसकी स्किन ठीक हो रही है। वो स्टेसी को बताता है कि बदसूरती से बड़ा कोई दर्द नहीं होता और एलो ग्लू यूज करते रहने को बोलता है, क्योंकि यही उसको खूबसूरत बना सकता है। अब रात में स्टेसी नोटिस करती है कि सारे लोशन अपने आप ही अपने पैकेट से बाहर आ रहे हैं और वो डर कर अपने रूम में वापस चली जाती है। अगले दिन स्टेसी ये देखती है कि सारे लोशंस ने मिलकर एक ह्यूमन का रूप ले लिया है, जो स्टेसी के आने पर उसके मूवमेंट्स को कॉपी करने लगता है। अब स्टेसी और वो मेकआउट करते हैं, जिसके बाद हम स्टेसी के चेहरे पर एक अलग ही खुशी महसूस करने लगते हैं। ऊपर जाने पर कीथ देखता है कि स्टेसी ने फिर से लोशन लगा लिया है, जिससे वो काफी बिगड़ जाता है और स्टेसी को उसकी सारी खूबियां याद दिलाता है और उसे परफेक्ट बोलता है। लेकिन स्टेसी अपने फेस और स्किन को लेकर बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर थी, इसलिए वो कीथ की नहीं सुनती और उसे ये लगता है कि कीथ ये चाहता है कि वो कभी भी नहीं बदले, और उसके सर पर गुस्से में चाकू घुसा देती है। कीथ अब चाकू निकाल के मदद के लिए जैसे ही कॉल करता है, स्टेसी कुल्हाड़ी से उसके सर पर बार बार वार पड़ती है और उसे मौत के घाट उतार देती है, जो कि काफी ज्यादा साइको लगता है। स्टेसी यहाँ पर एक पागल जैसी एक्ट करती है। वो अंदर से तो इनसिक्योर थी ही, और बाहरी दुनिया ने भी सेम उसके साथ में ऐसा ही किया था, उसको और ज्यादा इनसिक्योर फील करवाया। लेकिन एक इंसान जो उसके अपीयरेंस के लिए नहीं बल्कि उसके अच्छे दिल के लिए उसे पसंद करता था, उससे प्यार करता था, यानी कि उसका हस्बैंड कीथ, उसने उसको ही मार डाला था। और यहाँ से हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे स्टेसी अपने अपीयरेंस के लिए कुछ भी कर सकती है, यानी कि कुछ भी। अब इसके बाद से स्टेसी घर के अंदर लोशन के फुटप्रिंट्स को नोटिस करती है, जिनका पीछा करते हुए वो बाथ टब तक पहुंच जाती है, जो कि लोशन से भरा हुआ था। और इसमें नहाने के बाद पुरानी स्टेसी की जगह एक नई सुंदर और कॉन्फिडेंट नई स्टेसी का जन्म होता है, जो ये दिखाता है कि आजकल के जो लोग होते हैं, स्पेशली गर्ल्स जो होती हैं, वो इस टाइप का मेकअप और इतना ज्यादा अजीब अजीब सर्जरी करवा कर कुछ अलग ही बन जाती हैं। अब एक हद तक ये चीज इतनी भी बुरी नहीं है, लेकिन किसी भी चीज की हद पार करना बहुत ही गलत होता है, और स्टेसी के केस में वो बहुत ही ज्यादा ओवरडू कर रही थी। अब इसके बाद स्टेसी अपने पति की टैक्सीडर्मी करके उसको टीवी के सामने बैठा देती है और खुद का हेयर कट और मेकओवर करने के बाद वो बैंक को निकल जाती है। बैंक के अंदर जीना और उसके दोस्त स्टेसी का नया और सुंदर रूप देखकर हैरान हो जाते हैं। उसके स्किन की तारीफ करने लगते हैं, जिसका मतलब ये कि भैया आजकल की दुनिया खाली दिखावे की है। और उसके बाद उनकी एज यूजुअल गॉसिप स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इस बार स्टेसी भी उनका हिस्सा थी, जो कि वो हमेशा से चाहती थी। अब इसके बाद हम स्टेसी के फेस पर दुख, हंसी, क्यूरियोसिटी जैसे अलग अलग इमोशंस को देखते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं रियल स्टेसी अपनी न्यू बॉडी के अंदर 100% कंफर्टेबल नहीं है। पुरानी स्टेसी अभी भी वहीं पर है। इसी के साथ में एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों एपिसोड पसंद आए हों। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपका फेवरेट एपिसोड इन चारों में कौन सा था।
बाकी यहाँ सारे डायरेक्टर्स ने यहाँ पर बहुत ही बढ़िया काम किया है। सबसे बड़ी बात मुझे पता चली कि यहाँ पर जितने भी बाकी और डायरेक्टर हैं, वो सारे के सारे ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर्स हैं। तो आप सोच सकते हो कि ये कितनी बड़ी स्टोरी है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। मैं सिद्धांत मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए द बिंज वॉचर साइनिंग ऑफ। जय हिंद।